हमारे प्यारे मीम्स वो आखिर किसे पसंद नहीं होते। सबसे घटिया इमेज से लेकर आपकी मम्मी के फेसबुक मीम तक, सबके लिए मीम्स में कुछ ना कुछ है। लेकिन एक चीज जो हम ये मीम देखते हुए भूल जाते हैं वो है इनके पीछे छुपे हुए असली इंसान और उनकी जिंदगी के बारे में। तो एक मीम होना कैसा होता है, आखिर मीम कैसे बन जाता है और होता क्या है आपकी मीम बनने के बाद, आइए देखते हैं पहले के और अब के मीम्स को और ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बैड लक ब्रायन। चलते हैं 2012 की सैर पर। आप शायद तब अनजान लोगों की फेसबुक प्रोफाइल को देख रहे होंगे और आपने मान लिया होगा कि अब बस दुनिया खत्म होने वाली है। और यही वो समय रहा होगा जब आपने पहली बार काइन क्रेवन की 2005 ईयरबुक की फोटो देखी होगी, या फिर इन्हें कहें ब्रैड लक ब्रायन। ऑफ कोर्स ये एक मीम था जिसमें एक मुंह में ब्रेसेस पहनने वाला टीनेजर कैप्शन के हिसाब से खुद को हमेशा ही अजीब सिचुएशन में डाल देता है, जैसे कि खुद की बर्थडे पार्टी रखी और खुद को नहीं बुलाया। मीम में भले ही कायल एक बेवकूफ की तरह नजर आते हो, लेकिन असल में इनके पास गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो शुरू से ही जोक्स को समझता था और जानबूझकर उसने ईयर बुक में गूफी स्माइली दी थी। लेकिन शायद ही कायल को पता होगा कि उनका ये इंटेंशनल एक्ट लिटिल बेबी ब्रायन को जन्म दे देगा, जो कि दुनिया के सबसे महान मीम में से एक बन जाएगा। फोटो लेने के लगभग आधे डिकेड के बाद आया 2012 और तभी कायल के स्कूलमेट इयान डेविस ने फोटो से मीम बनाया और उसे रेडिट पर डाल दिया। इयान ने एक बुरी किस्मत वाले लड़के का कैरेक्टर बनाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैड लक ब्रायन। इयान का ओरिजिनल मीम ड्राइविंग टेस्ट में DUI को लेकर था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद दूसरे रेडिट यूजर ने इस फोटो को पूप जोक में बदल दिया और फिर बैड लक ब्रायन इंटरनेट के लोगों की इमेजिनेशन पर राज करने लगा और लाखों लोग ब्रायन के जोक शेयर करने लगे। अब इस बात को 16 साल हो चुके हैं और मीम के पीछे का इंसान काइन क्रेवन बड़ा हो गया है। इनके ब्रेसेस तो हट ही गए, साथ ही अब ये एक पति और 2 बच्चों के पिता है। इसे देखकर लगता है कि चीजें इतनी भी खराब नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद कायल ग्रेजुएट होने के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करने लगे, जिसका फायदा उन्हें अपनी पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी संभालने में हुआ। और सुनेंगे उनकी ईयरबुक भी पैसा बनाने का अच्छा खासा जरिया बन गई, क्योंकि उन्हें इससे रिलेटेड कई मर्च डील्स ऑफर की गई, बोर्ड गेम से लेकर वॉलमार्ट की शर्ट तक। और तो अब मैकडोनल्ड की ऑनलाइन मार्केटिंग में भी इनके अक्सर पूछा जाता है। लगता है ब्रायन के पास जबरदस्त लेडी लगे भाई। सक्सेस किड। एक विंटेज मीम सक्सेस किड। पुराने धूल चढ़े मीम बैड लक ब्रायन की तरह सक्सेस किड भी मीमोलॉजी में बड़ा फेमस है, पर ये अभी भी लगभग अपने ओरिजिनल वर्जन में ही है। ये सब 2007 में 11 महीने के सैमी ग्रेनियर के बीच पर लिए गए स्नैपशॉट के साथ शुरू हुआ। एक मुट्ठी में तो बहुत ही प्राउड एक्सप्रेशन के साथ ये एक मीम बन गया। सैमी की मम्मी लेनी ने फोटो को फ्लिकर पर डाल दिया, जहां पर इसे ऐसे देखा गया जैसे ये एक बच्चा है जिसे सैंड कैसल पसंद नहीं है। लेकिन जल्दी ही लोगों का फोकस इसकी प्राउड स्माइल और बंद मुट्ठी पर जाने लगा, जो कि एक छोटी जीत वाले टेक्स्ट पर एकदम सही बैठती है। इसी वजह से इस बच्चे का नाम रख दिया गया सक्सेस किड। 2012 में फोटो को लाइसेंस कर दिया गया और तभी से ये फैमिली को रेवेन्यू देती है, क्योंकि इसने बहुत सारी मर्च डील्स को अट्रैक्ट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मीम इतना पावरफुल है कि इसने एक जान भी बचाई है। जी हाँ, साल 2015 में सैमी के पापा जस्टिन को किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ी और इस मीम की मदद से फैमिली ने गोफंडमी पेज से सर्जरी के लिए $1 लाख कमाए। अब इसे मैं मानता हूँ सक्सेस किड। सैमी अब 15 साल का और बहुत ही अलग देखने लगा है, और सक्सेस किड होने के अलावा अब ये कूल किड भी है। इसे आर्ट, म्यूजिक और स्केटबोर्डिंग बहुत पसंद है, पर इसे अभी भी सैंड कैसल पसंद है या नहीं, इस पर सब चुप है। ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड। जस्टिन बीबर एकदम सपने जैसा है ना? मेरा मतलब था ना समझ। क्या आपको पता है कि वो सबसे महान मीम में से एक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऐसे इमेजिन कीजिए, साल है 2012, टीनेजर्स बीबर पर फिदा हैं। वो खुद को बेली बर्ल्स कहते हैं। अरे तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? जो भी हो, बीबर ने एक कंपटीशन रखा जहां पर फैंस उनके सॉन्ग बॉयफ्रेंड पर पैरोडी बना सकते थे, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरफ से इसने 21 साल की लेना मॉरिस को इंस्पायर कर दिया कि वो ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड की पैरोडी बनाए। बड़ी बड़ी आंखों और हल्की सी मुस्कान के साथ लेना की पैरोडी, जिसमें एक बहुत ही ऑब्सेसिव और कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड को दिखाया गया है, वो फेमस हो गई। और पहले ही दिन इसने 17,000 व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया। और बस फिर कुछ ही दिनों के बाद लेना के चेहरे को हम आज के ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड के रूप में पहचानने लगे हैं। लेकिन अब लेना कहाँ है? बेसमेंट में आदमियों को लॉक कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो 30 साल की और अपनी बड़ी आंखें और डरावनी नींद में भी आपको मार देने वाली स्माइल उन्होंने खो दी है। ये 8 साल तक वो यूट्यूब पर सक्सेसफुल रही, लेकिन 2019 के जुलाई में आई ब्रेकिंग अप विद यू ट्यूब वीडियो में उन्होंने बाय बाय बोल दिया, क्योंकि इसने उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डाला था। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लेना ने मैक्रो इमेज को NFT में अप्रैल 2021 में $4,11,000 में बेच दिया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये NFT क्या है, तो ये एक डिजिटल सिग्नेचर है या फिर टोकन, जिसे एक क्रिएटर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकता है और ओरिजिनल जैसे सर्टिफाई भी करा सकता है। लेकिन एक ऐसे मीम की कॉपी खरीदना जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी समझदारी काम भाई, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। NFT को छोड़िए, लेना अभी भी इंस्टाग्राम पर बहुत ही पॉपुलर है और शॉर्ट कॉमेडी स्किट के अलावा वो हमें अपनी कुत्तों, गिली और बिस्किट के फोटो दिखाती रहती हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि एक ओवरली अटैच्ड डॉग मॉम बनना उस मीम बनने से कहीं ज्यादा अच्छा है जिसकी वजह से वो फेमस हुई थी।
डिजास्टर गर्ल। अगर आप कभी ये सोचते हैं कि घर के बाहर कुकीज बेचने वाली लड़कियों से कुकी नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, आगे देखिए। जोक साइड में हटाइए। ये लड़की जिसे डिजास्टर गर्ल कहते हैं, ये असल में 5 साल की जोई रोथ है, जो कि जितना मैं जानता हूँ ना तो गर्ल स्काउट है ना ही फायर स्टार्टर। एक बज़फीड इंटरव्यू में जिसमें ये 22 साल की है, कहती है कि आखिर इस शैतानी इमेज का ओरिजिन कैसा हुआ। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में कोई अपनी जमीन खाली करना चाहता था, तो इसीलिए उन्होंने अपना घर फायर ब्रिगेड को टेस्ट बर्न करने के लिए डोनेट कर दिया। जोए के पापा, जो कि एक फोटोग्राफर है, उन्होंने इसे एक फोटो लेने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम समझा और जोए से उस घर के आगे पोज करने का। अब आते हैं 2008 में उनके खुद की फोटो जेपीजी फोटोग्राफ मैगजीन का एक कंपटीशन जीत गई, जहां उसे लोगों ने देखा और ये फेमस होने लगी। इंटरनेट पर ये बहुत सारे फेक कॉन्टेस्ट में जो के लिए फैलाई जाने लगी। इससे पहले कि रोज को समझ पाते, फोटो वायरल हो गई। मीम को देखें तो आपको लग ही रहा हो कि जोए अब विमेन हाउस ऑफ डिटेंशन में रहती होंगी, लेकिन असल में वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की ग्रेजुएट है। मानो या ना मानो, उन्होंने पीएस एंड वॉर डिफेंस की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने अप्रैल 2021 में अपना मीम एनएफटी पर बेचकर $4,86,717 भी कमा लिए। ये बहुत ही ज्यादा कमाई लग रही है ना, लेकिन क्या आप इन कातलाना आंखों को देखकर मना कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तिरछी निगाहों वाली क्लोए। डिस्गस्ट, कंफ्यूजन, गुस्सा। ठीक ऐसे आप अपने बच्चे के रिएक्शन चाहेंगे जब आप अपने बच्चे को डिज्नीलैंड की ट्रिप के लिए सरप्राइज करेंगे, है ना। वेल 2013 में 2 साल की क्लोए ग्लिम अपनी तिरछी निगाहों वाली मीम की वजह से फेमस हो गई। जब बाद में उसे ये न्यूज बताई गई कि वो डिज्नीलैंड जा रही थी, तो क्लोए ने इंटरनेट की आत्मा तक में झांक कर देख लिया। इस वीडियो को 20 मिलियन व्यूज मिले थे। अब बेशक ऐसा हो सकता है जैसे वो गुस्से में दिख रही है वैसी हो ना, वो बस चौंक गई हो, लेकिन फिर भी उनके एक्सप्रेशंस ने मस्त मीम मटेरियल बना डाला और बाद में इसे टम्बलर यूजर्स ने जीआईएफ बना डाला। ये बज़फीड के आर्टिकल के बाद ज्यादा फेमस हो गई और इसी तरह तिरछी निगाहों वाली क्लोए का मीम दुनिया में आ गया। लेकिन क्या क्लोए अपने इस एक्सप्रेशन को बरकरार रख पाई? वेल अभी 11 साल की हो चुकी हैं और अपने एज के हिसाब से चीजें करती हैं, जैसे कि स्लाइम बनाना और अपनी जिंदगी को रेगुलेट अपडेट करना। अपनी मम्मी के बनाए गए यूट्यूब चैनल से देती रहती हैं अपडेट्स। और बात करें इनकी मम्मी की, तो इन्होंने ठीक अपनी बेटी के एक्सप्रेशन रिक्रिएट करने की कोशिश की और इसे देखकर आप बता सकते हैं कि क्लोए ने ये एक्सप्रेशन कैसे दिए थे। और सुनेंगे, इस जोड़ी ने इस मीम के पैसे बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने ऐसा एनएफटी मार्केट में $15,000 की बोली लगाकर किया, और जहां उसकी मम्मी इस पैसे का यूज क्लोए के कॉलेज के लिए करना चाहती हैं, वहीं क्लोए कहती हैं कि वो इस पैसे को पोनी खरीदने के लिए यूज करना चाहती हैं और अपना खुद का डिज्नी वर्ल्ड बनाना चाहती हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह से तिरछी निगाहों से देखने वाली क्लोए जैसे लोगों का भी दिल समय के साथ बदल सकता है भाई। नियन कैट। 2011 की शुरुआत में हमारे मीम बनाने वाले लोगों के दिमाग में एक उड़ती हुई इंद्रधनुष का फाट करती हुई बिल्ली का भी ख्याल नहीं था, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए कुछ बदल गया। 2011 में हमारे माइकल एंजेलो क्रिस्टारिस्ट ने चैरिटी फंडरेजर शुरू किया। वो एक ड्राइंग लाइव स्ट्रीम में हिस्सा ले रहा था, जहां पर देखने वाले रिक्वेस्ट भी कर सकते थे। जहां बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, वहीं उसने सभी को मिलाकर कुछ बनाने का सोचा, जिसका रिजल्ट थी ये रेनबो फाट करने वाली पॉप टार्ट बिल्ली। डोडल बहुत ही मस्त था, लेकिन जब वो उस रात को सोया तो उसने इसमें कुछ और भी करने का सोचा। उसने कहा कि जब वो सोकर उठा तो वो 8 बिट एनिमेशन बनाने लग गया, जिसे हम नियन कैट के नाम से जानते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसके पास उड़ने की शक्तियां थी। ये बिल्ली क्रिस की खुद की रशियन ब्लू मार्टी से इंस्पायर्ड थी। और अच्छी बात यह है कि क्रिस ने इसे अभी ही मीम बनाकर एनएफटी में बेचा है, वो भी $5,87,000 में। बुरी खबर यह है कि 2012 के नवंबर में मार्टी, जो कि नियन कैट की इंस्पिरेशन थी, वो दुनिया छोड़कर चली गई। और मैं ये भरोसा करना चाहता हूँ कि वो अभी भी आसमान में कहीं उड़ रही है। चार्ली ने मेरी उंगली काट ली। आजकल यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है। अरे हाँ, इसी की वजह से तो मुझे जॉब मिली हुई है। लेकिन पुराने जमाने में एक बच्चे को उसके बड़े भाई की उंगली काटते हुए देखने में हमारा पूरा दिन खत्म हो जाया करता था। 2007 की मई में ब्रिटिश फादर होवार्ड डेविस कार्व ने अपने 2 बेटों का वीडियो डाला, जिनका नाम था हैरी और चार्ली। ऐसा उन्होंने अमेरिका में रह रहे उनके गॉडफादर के टच में रहने के लिए किया। ये बहुत ही फनी वीडियो है, जिसमें चार्ली की उंगली हैरी काट रहा है और उसने गॉडफादर के अलावा बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया। इसने 2 साल में ही 92 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे। ये 2009 में यूट्यूब में 130 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा देखी गई वीडियो बन गई थी। 2021 के बीच में इसने करीब 886 मिलियन लोगों का ध्यान अपनी तरफ किया। लेकिन अब डेविस कार्व की फैमिली का क्या हाल है? बच्चे थोड़े बड़े हो गए। चार्ली, जिसने उंगली काटी थी, वो 14 साल का हो गया और हैरी, जिसकी उंगली कटी, वो 17 साल का हो गया। किसी ने भी इंसानों को खाने के धंधे में एंट्री नहीं की है। ये दोनों अभी भी स्कूल में ही है, तो अभी भी ये देखना बाकी है कि ये दोनों आगे क्या करेंगे। चार्ली को तो इंटरनेट पर फेमस होने का स्वाद लग चुका है, तो इसीलिए उसका सपना तो एक व्लॉगर बनने का है। वहीं हैरी एक इंजीनियर बनना चाहता है। 2021 की मई में फैमिली ने वीडियो को एक एनएफटी के रूप में $7,60,999 में बेच दिया, और ये उसी लड़के ने खरीदा जिसने डिजास्टर गर्ल और ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड को भी खरीदा था। और फिर बाद में उसने इसे यूट्यूब से भी हटा दिया और माना कि मीम को खरीदना बहुत ही बकवास लगता है, लेकिन ठीक किसी आर्टवर्क को खरीदने वालों की तरह इनको भी खरीदने वाले होते ही हैं और कहते हैं कि इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से वाह, तुम्हारे पास पिकासो का कलेक्शन है, वाह तुम्हारे पास मीम्स का भी कलेक्शन है, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। समझे? क्या तुमने कोई सपना देखा?
अगर मीम कोई पोएट्री होते तो अगली एंट्री मेरे फेवरेट होती, ये एकदम शेक्सपियर के काम की होती, लेकिन मैं वीडियो की बात करने वाला हूँ। Have you ever had a dreams that that you had you could you do you want you could do so you do you want him to do you so much you could do anything? देखो यार, मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। ये मीम शुरू हुआ 1999 में, जब HBO प्रोडक्शन के एक चिल्ड्रन बुक गुड नाइट मून के वीडियो अडेप्शन के लिए इस छोटे शैतान जोए किरकिल की मदद ली। ये बच्चों के ऑडिशन ले रहे थे। जोए भी ऑडिशन देना चाहता था, लेकिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो चीजें कुछ मुड़ गईं। जब सपनों के बारे में पूछा गया तो जोए अपनी फेवरेट मूवी हरक्यूलिस के रेफरेंस लाइंस बोलने लग गया। Haven't you ever had a dream? Something you wanted so bad you'd do anything? माना कि जोए का वर्जन ऑस्कर के लायक नहीं था, लेकिन जब स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया तो जोए ये देखकर चौंक गया कि इस इंटरव्यू को ब्लूपर की तरह यूज किया जा रहा है। ऑडियंस हंस पड़ी, लेकिन जोए शर्म से पानी पानी हो गया। 12 साल बाद 2011 में यूट्यूबर लोलो लार्क ने क्लिप डाली और तब इस पर 78 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और कई बार इसे रीशेयर भी किया गया है। लेकिन ये छोटू ड्रीमर अब क्या कर रहा है? उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से जो है अब फार ईस्ट कोस्ट LLC कंपनी का फाउंडर है, जहां पर वो बहुत ही अच्छे से सोशल मीडिया कंटेंट की सिंगल बूस्टिंग के लिए काम करता है। इस सब का क्रेडिट जाता है, अगर आपने कभी सपना देखा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ब्लिंकिंग व्हाइट गाय। अगर आपके दिमाग में कभी भी आया हो कि यार ये क्या मुसीबत है, तो जरूर आपने ब्रियोस कनलों का चेहरा या फिर ब्लिंकिंग व्हाइट गाय को इमेजिन किया होगा, क्योंकि बेशक ये इंसानियत को ना समझने का आज तक का सबसे सटीक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे हर मीम होते हैं, वैसे ही इसे भी कई सारे अनरिलेटेड इवेंट्स में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये क्लासिकल मीम बन गया। 2013 में ड्रू ने यूट्यूब चैनल जाइंट बम में अपीयरेंस दी, जहां जब वो गेम खेल रहे थे तो स्टार बाउंड नाम के एक प्लेयर ने कहा कि मैं खेती करता हूं अपने फावड़े के साथ। यही वो पल था जिसने ड्रू को अपने आइकॉनिक ब्लिंक करने पर मजबूर कर दिया। इस मीम को सबसे पहले 2015 में नेओ ने GF में कमेंट करते हुए यूज किया, जो कि एक वीडियो गेम डिस्कशन फोरम है, और 2017 तक ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन फिर ये ट्विटर पर फिर से छाने लग गया। अब जबकि वीडियो को करीब 10 साल हो चुके हैं तो ड्रू बहुत ही अलग दिखने लगे। अब उनकी दाढ़ी और मूछें और एज भी बढ़ गई है। ड्रू को आसानी से पहचाना जा सकता। वो कहते हैं ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि वो ही उस मीम वाले लड़के हैं, लेकिन एक महान मीम के साथ महान रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ड्रू ने इस मीम से आए फेम का यूज नेशनल मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी के लिए $78,000 कमाने में किया, और इससे साबित हो गया कि सब कुछ बस पलक झपकते ही हो सकता है। डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड। अगर आप गूगल पर फेमस मीम डालेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड। ये एक असली मास्टरपीस है जो कि हमें स्टॉक फोटोग्राफी ने दिया है। इसे स्टॉक फोटोग्राफर एंटोनियो ग्लिम ने 2015 में खींचा था। वाइड के साथ एक इंटरव्यू में ग्लिम कहते हैं कि उन्हें स्टॉक फोटोज की एक सीरीज बनानी है जहां वो चीटिंग दिखाएं, लेकिन एक मजेदार तरीके से। अब चलते हैं 2017 में ये शटर स्टॉक फोटो पोस्ट कर दी गई टर्किश रॉक फेसबुक ग्रुप में। ये मीम फील कॉलिंग्स के आसपास घूमता है, जो कि पॉप म्यूजिक को प्रोग्रेसिव रॉक से ज्यादा पसंद कर रहा है, और यहीं से शुरुआत होती है डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड की, जिसका यूज किया जाता है किसी एक चीज के ऊपर जो कि आपके पास है, उसके ऊपर दूसरे को तवज्जो देते हुए दिखाने के लिए। जब मॉडल ग्लिम को ये पता चला कि वो मीम बन चुके हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी देखकर लोग चौंक गए। ग्लिम तो ये भी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि किसी भी मीम के बारे में, इसके मॉडल्स कहाँ हैं और इसकी खबर भी उनको नहीं है, लेकिन वो कब हैं ये दूसरा सवाल है। मुझे समझाने का मौका दीजिए। मैट्रिक्स के ग्लिच में लोगों को डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड का एक विंटेज वर्जन मिला। ये शॉट चार्ली चैपलिन की 1992 की फिल्म पे डे से लिया गया, और इनमें सिमिलरिटी बहुत है। टाइम ट्रेवल हुआ हो या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा समय चल रहा है। आदमी के पास जो होता है वो उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता है। दर्द को छुपाओ हेराल्ड। मीम की जमीन पर स्टॉक फोटोग्राफी एक ऐसा गिफ्ट है जो हमेशा कुछ फायदा ही करता है, और अगर आप मुझसे पूछें तो एंड्रोस अरातो की स्टॉक फोटो की सीरीज, या फिर मैं कहूँ हाइड द पिन हेराल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा है। जब वो छुट्टी पर थे तो एंड्रोस ने कुछ सेल्फी सोशल मीडिया पर डाली, जिन्होंने एक स्टॉक फोटोग्राफर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो कि साफ साफ कोई मेरे ऊपर बंदूक ताने खड़ा है वाली स्माइल ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने एंड्रेस को ढूंढ लिया तो उसके साथ मिलकर कई सारी स्टॉक फोटोज बना डाली, जहां पर एंड्रेस अलग अलग सिचुएशंस और धंधों में। बाद में एंड्रेस ने बताया कि कैसे वो फोटो लेते वक्त थक गए थे, और इसी वजह से उनकी स्माइल ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बहुत ही दर्द में हो। इन इमेजेस का सबसे पहला यूज 2011 में किया गया, लेकिन फिक्शनल कैरेक्टर हेराल्ड का जन्म 2014 में हुआ। उस साल के 4 चेन में यूजर्स ने एक ऐसी कहानी बना दी जहां पर एक दुखी और नफरत करने वाला आदमी स्टॉक फोटोग्राफी में एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। इसी वजह से उसका नाम हाइड द पेन हेराल्ड पड़ गया। जब एंड्रेस को पता चला कि लोग उनकी फोटो को दूसरे तरीके से ले रहे हैं और उसमें हंसी का एलिमेंट जोड़ रहे हैं तो वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं कोई फनी लड़का नहीं हूँ। फिर दोबारा देखने पर अब एंड्रेस ने अपनी मीम को अपना लिया। वो कहते हैं कि उन्हें खुशी होती है, और ये देखकर उन्होंने लोगों की जिंदगी में कितनी खुशियां भरी हैं और लोग कितने खुश होते हैं उन्हें रास्ते में देखकर।
और ऐसी स्माइल जो कि फैलती है, इसके लिए मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। प्लीज यार कोई मुझे मार दो। डोज की कहानी वाकई रंग से राजा वाली है। इस जापान की पपी फार्म में पैदा हुई थी जिसे बाद में अथॉरिटीज ने बंद कर दिया। फिर इसे शिबा इनू को एनिमल शेल्टर में भेज दिया गया। यही वो समय था जब इसे अडॉप्ट कर लिया गया था और इसका नाम रख दिया गया कबोसू। और ये नाम रखा इसकी नई मम्मी अत्सुको सतो ने। 2010 में अत्सुको ने कबूसो की एक फोटो अपने पर्सनल ब्लॉग में डाल दी। इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर बहुत जल्दी खींच लिया। डोज नाम पहली बार इस पूंछ को लोगों ने 2017 में दिया था क्योंकि एक रेडिट यूजर ने इसकी फोटो को गलत स्पेलिंग के साथ रीपोस्ट कर दिया था और इसका बड़ा ही पॉजिटिव रिएक्शन मिला। फिर 2012 में टम्बर ब्लॉग शीबा कन्फेशंस में कबूसू के और भी फोटो अपलोड किए गए जहां पर उन पर टूटे हुए अंग्रेजी के शब्द लगा दिए जाते थे जैसे कि वाओ या फिर डरा हुआ। ये शब्द डॉगी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसको बहुत अच्छे से बता पाते थे और इसीलिए फिर मीम पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन फिर 2014 में 4 चीन के यूजर्स ने भी इसकी फोटो डालनी शुरू कर दी और चीजें वाकई गर्म होती जा रही थी। और पिछली लड़ाइयों से हटकर इस बार बहुत ही कम लड़ाई थी और बल्कि लोग इसको पसंद भी कर रहे थे और पूरे वेब में ये बात जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। जब से डोज फेमस हुई है तब से ये सिर्फ लोगों के दिलों पर राज नहीं कर रही बल्कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी इसने धूम मचाई हुई है। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो बता दूं कि बिटकॉइन एक ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है बल्कि एक डिजिटल करेंसी भी है जिसे ट्रेडिशनल पैसों के साथ बदला जा सकता है। 2013 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्क्स और जैक्सन पामर ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन बना डाली। जी हाँ, डोज का मतलब है रॉयल और उसका चेहरा उसकी हर एक वर्चुअल करेंसी पर छपा हुआ है। नवंबर 2021 में ओजी डोज कबूसू 16 साल की हो गई और उसने इसे अपने 37,500 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ सेलिब्रेट किया। वाह, ये तो बड़ी फेमस है यार। डोज वाकई बड़ी स्टार है। गेविन 2013 कितना सिंपल टाइम था जब वाइन हुआ करता था और सभी जेन जी को बता दूं वाइन हमारे जमाने का टिकटॉक हुआ करता था। इस प्लेटफॉर्म के कई सारे लोग स्टार बने लेकिन कोई भी मीम गेविन थॉमस जैसा नहीं बन पाया। इसने डेब्यू किया 2013 में जब ये सिर्फ 2.5 साल का था। गेविन को फेम मिला अंकल निक मोस्टोडॉन के वाइन की वजह से। निक के वाइन पर इसके केमियो बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते थे और इसका सारा क्रेडिट जाता है इसके एक्सप्रेशंस को जिसमें फेक स्माइल दिखती है ठीक पेन हेराल्ड की तरह। और जैसा हमेशा होता है वैसे ही लोग गेविन के स्क्रीनशॉट लेने लगे और मीम बनाने लगे और कई बार उसमें कुछ लिख भी दिया करते थे जो कि गेविन के एक्सप्रेशन से मैच करता हो। गेविन की मां केट ने बाद में बताया कि उन्हें कभी भी उस पॉपुलर होना ही नहीं था लेकिन अगर लोग उनके बेटे को पसंद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब गेविन और ज्यादा मैच्योर लगने लगा है। अब ये 9 साल का है और बड़ा भी हो चुका है और शायद निंजा पजामा से बाहर निकल चुका है। उसने अपने खुद के इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स भी बना लिए हैं। वहां पर वो रोज कुछ ना कुछ डालकर लोगों को खुश करता है और उसके साथ रहती हैं उसकी मुर्गियां। सबसे अच्छी बात इन सब में ये रही कि अब क्योंकि वो टीनेज में घुसने जा रहा है और अब वो खुद के ही वीडियो की GIF की तरह परफेक्ट रिएक्शन के लिए यूज कर सकता है। रोल सेफ गिवन की तरह कयोडे एवं भी वाइन से ही मीम बने। कयोडे ने अपना एक कैरेक्टर बनाया रेस जिसके शुरुआती नाम की वजह से उसे नाम दे दिया गया रोल सेफ। उसके बोलने के तरीके की वजह से उसे एक बेवकूफ की तरह लोग पसंद करने लगे और वो जाने अनजाने मीम बन गए। कयोडे का मीम कैरेक्टर इतना ज्यादा हिट हुआ कि उन्होंने रोल सेफ कैरेक्टर को लेकर एक ऑनलाइन मॉक्यूमेंट्री बना दी। इस सीरीज को BBC प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन इस सब में एक मोमेंट ऐसा था जिससे मीम बन गया। इसका स्क्रीनशॉट निकाला गया और फिर इसे एक टेक्स्ट रिएक्शन की तरह यूज किया गया। इसे फटी ह्यूमन ने शूट किया था। उन्होंने इसे 2013 में अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उनकी हंसी और रॉयल्टी ने ही रोल सेफ को एक मीम बना दिया। मीम को जल्दी बहुत ज्यादा शेयर किया जाने लगा और इसे बहुत ही शातिर एक्सप्रेशन के लिए यूज भी किया जाता था या फिर जब कोई बहुत ही बेवकूफी वाले आइडिया को स्मार्ट बता रहा हो तब सार्कास्टिक एक्सप्रेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा। 2017 तक मीम सक्सेसफुल हो चुका था लेकिन 2022 में अब कयोडे क्या कर रहे हैं? वेल, फैंस के लिए दुख की बात है कि इन्होंने रोल सेफ कैरेक्टर को पूरा नहीं किया जिसके लिए इन्होंने हामी भर दी थी और रकम भी ऑफर की थी। कयोडे ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे फैंस को अधूरे में लटका देना फैंस में कैरेक्टर के लिए प्यार बरकरार रखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जबरदस्त कॉमेडी वाली एबिलिटी की वजह से भी वो काफी डिमांड में आ गए जिसकी वजह से उन्हें कई और प्रोजेक्ट मिल गए जैसे कि BBC TV का सिटकॉम एंटरप्राइज जिसे कयोडे ने लिखा और एक्ट किया। और रोल सेफ की पॉपुलैरिटी को इससे ज्यादा क्या चीज एक्सप्लेन कर सकती है कि इसने एक मीम से किसी को टीवी स्टार बना दिया। भाई, फील ओल्ड येट? ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इस वीडियो का सब्जेक्ट तब और अब खुद ही एक मीम बन चुका है, इसीलिए अब मैं इसे और लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। इस फील ओल्ड येट मीम में बहुत सारे मीम सीरीज हैं जिसमें मीम स्टार्स और सेलिब्रिटीज अपनी तरह दिखने वाले बूढ़े इंसान के साथ पेयर कर दिए जाते हैं। रिजल्ट जो आते हैं वो पूरी तरह से फिक्शनल होते हैं लेकिन कन्विंस कर देते हैं और कई बार तो ये बहुत ही मजेदार होते हैं। मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि इसमें से कुछ भी असली नहीं है। मेरा मतलब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि टॉय स्टोरी वाला सिड और एक्टर विल पॉलिटेयर एक ही इंसान नहीं है जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में रह रहे हैं। और उस पीनट बटर बेबी का क्या हुआ जिसने वाइन को हिला डाला था? क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि वो यूट्यूब और रहित मैकलॉगलिन में बदल गया? मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि अंतर बताना मुश्किल है। और जॉन सीना, वो तो तुम मुझे देख नहीं सकते को लेकर इतना
सीरियस है कि खुद ही इनविजिबल हो गया है। और ड्रैको माल्फॉय, अब मैं जानता हूँ कि ज्यादा ही हो गया है। अगर हैरी पॉटर और ड्रैको में रैप बैटल हुआ ना, तो मैं किस पर पैसे लगाने वाला हूँ ये तो मैं जानता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि माल्फॉय असल में स्लैम शेडी नहीं है। अगर वो है तो उसे बता देना चाहिए। तो किस मीम बनी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।